उत्तर प्रदेश फतेहपुर जिले के थाना मलवा क्षेत्र के सौरा स्थित मदरसे में पढ़ने वाला 9 वर्षीय छात्र जो कि 29 जून को घर वापस नहीं पहुंचा था, जिसके बाद माता पिता ने इसकी रिपोर्ट पुलिस को दी। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए छात्र की तलाश शुरू कर दी। जांच के दौरान ये पता चला कि रकीमुद्दीन पॉर्न फिल्म देखा करता था। दोपहर में वो छात्र को एक कमरे में ले गया, वहां अपनी मनमानी की और छात्र के मुंह में टेप और हाथ को रस्सी से बांध दिया। छात्र की दम घुटने से मौत हो गई। आरोपी रकीमुद्दीन ने पूरी घटना अपने साले को बताई। साले और जीजा ने मोटरसाइकिल की मदद से गांव के कुएं में लाश को फेंक कर मदरसा वापस आ गए। दोनों ने पुलिस के आगे अपना जुर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज करते हुए जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम शुरू कर दिया है। आज दिनांक 3 जुलाई को थाना मलवा पुलिस व एसओजी टीम के द्वारा दिनांक 30 जून को एक 9 वर्षीय बच्चा जो मदरसे से गायब होने की सूचना प्राप्त हुई थी, बाद में उसकी 100 गांव में स्थित एक कुएं से बरामद किया गया था। पुलिस ने घटना की इसमें तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत किया और गहराई से छानबीन करते हुए इस घटना में शामिल 2 अभियुक्त गणों को गिरफ्तार किया, जिनकी निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व रस्सी व अन्य वस्त्र इत्यादि बरामद किए गए। उल्लेखनीय है कि उक्त मदरसे में बच्चे लगभग 20 बच्चे पढ़ने बताए जा रहे हैं और इस बच्चे के साथ वहां पर पढ़ाने वाले हाफिज जो अभियुक्त है दिलनवाज, उसके द्वारा दुराचार का कृत्य किया गया। तदोपरांत बच्चे के विरोध करने पर उसकी जघन्य तरीके से हत्या कर दी गई और हत्या करने के उपरांत वहां पर मदरसे में पढ़ाने वाले हाफिज और मौलवी दोनों के द्वारा रात्रि में गांव से बाहर स्थित कुएं में ले जाकर लाश को बोरे में बंद करके डाल दिया गया था। अभी पुलिस के द्वारा अन्य एजेंसियों का भी सहयोग लिया जा रहा है। इसमें CWC की टीम भी अपनी अलग से जांच कर रही है। अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी भी अपनी अलग से इस बिंदु पर संस्थान के बारे में भी जांच कर रहे हैं और यह इस प्रकार से पुलिस के द्वारा एक महत्वपूर्ण और सनसनीखेज घटना का खुलासा किया गया है। दोनों आपस में रिश्तेदार हैं, साले और बहनोई का दोनों का रिश्ता है और एक व्यक्ति उसमें 20 वर्षों से वहाँ पर मदरसे में रह रहे हैं, दूसरा 3 वर्षों से उस मदरसे में पढ़ाई का काम करते हैं। अन्य बच्चों से भी इस बारे में पूछताछ की जा रही है। उनके साथ इनके द्वारा किए गए व्यवहार के बारे में भी छानबीन गहराई से की जा रही है। घटना के प्रत्येक पहलू की पुलिस तहकीकात कर रही है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली का भवन जो बीते वर्ष 12 सितंबर 2023 को क्षतिग्रस्त हुआ था, वो आज भी उसी स्थिति में है। ना तो इस स्थान से मलबा हटाया गया है, ना ही भवन की मरम्मत या पुराने भवन को तोड़कर नए भवन बनाने के संदर्भ में उत्तराखंड में नए शिक्षा सत्र में छात्र आधारित पाठ्यक्रम को शिक्षा विभाग वरीयता देने जा रहा है, जिससे छात्रों का बेहतर रिजल्ट सामने आ सके। प्रदेश के शिक्षा महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने कहा कि शिक्षा विभाग का प्रयास रहेगा कि छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जाए और इससे उनके रिजल्ट में सुधार करते हुए अधिक से अधिक संख्या में टॉपर सामने आ सके। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि इस बार विज्ञान की किताबों को 2 भाषाओं हिंदी और अंग्रेजी में छात्रों को मुहैया कराया जा रहा है, जिससे छात्रों की इंग्लिश भी और ज्यादा दुरुस्त हो सके। शिक्षकों की कमी और शिक्षकों के ट्रांसफर सहित कई विषयों पर भी बंशीधर तिवारी ने जानकारी दी। शिक्षा महानिदेशक ने कहा कि गंभीर रूप से बीमार शिक्षक छात्रों को पढ़ा नहीं पाते हैं और ऐसे में उनका पद भी रिक्त नहीं होता है। हम इस पर विचार कर रहे हैं और ऐसे शिक्षकों के स्थान पर दूसरे शिक्षकों की तैनाती की जाएगी। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर के लिए तय मेडिकल के मानकों के अनुरूप ही शिक्षकों के ट्रांसफर किए जाएंगे। अगर शिक्षक स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन के तहत मानकों में नहीं आता है तो उनके ट्रांसफर पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस वर्ष हम लोग जो शिक्षा सत्र प्रारंभ हुआ है इसको विद्यार्थी वर्ष के रूप में मना रहे हैं और जो विद्यार्थी केंद्रित यानी छात्र केंद्रित जो व्यवस्था है उनका रिजल्ट कैसे सुधारें, बोर्ड परीक्षा के बेहतर परिणाम कैसे आएँ, बोर्ड में हमारे टॉपर्स कैसे आएँ, उनकी अधिक से अधिक उपस्थिति कैसे सुनिश्चित हो, उसको लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। और इस वर्ष साइंस की किताबें हम लोगों ने 2 भाषा में दिया है, तो जो हमारे छात्र हैं उनको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश की भी बेहतर समझ विकसित होगी।
जहाँ तक आपने दूसरा सवाल किया ट्रांसफ़र में मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्रों का, तो जिन बीमारियों का उल्लेख जो हमारा स्थानांतरण अधिनियम में है, अगर उनसे इतर मेडिकल बोर्ड के प्रमाण पत्र हैं तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं कर रहे हैं, उसी की जांच की जा रही है। कुछ ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा गंभीर बीमार हैं और उसको लेकर के भी माननीय मंत्री जी ने निर्देश दिए हैं। एक तो गंभीर बीमार शिक्षक पढ़ा नहीं पाते, लेकिन चूँकि वो पद रिक्त नहीं रहता तो वहाँ दूसरा शिक्षक हम नियुक्त नहीं कर पाते। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि छात्र जो हैं उनकी पढ़ाई प्रभावित होती है। तो ऐसे शिक्षकों को चिन्हित करने के लिए कहा है जो बिल्कुल अक्षम हैं या इतने गंभीर बीमार हैं तो उनको शैक्षिक सेवानिवृत्ति देने की कार्रवाई की जाएगी। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली का भवन जो बीते वर्ष 12 सितंबर 2023 को क्षतिग्रस्त हुआ था, वो आज भी उसी स्थिति में है। ना तो इस स्थान से मलबा हटाया गया है, ना ही भवन की मरम्मत या पुराने भवन को तोड़कर नए भवन बनाने के संदर्भ में अभी तक लोक निर्माण विभाग से टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आई है। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली के प्रधानाचार्य महिपाल सिंह का कहना है, जब बीते वर्ष सितंबर माह में राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली का भवन क्षतिग्रस्त हुआ था, उस समय प्रशासन की टीम से उप जिलाधिकारी, तहसीलदार खंड, शिक्षा अधिकारी और लोक निर्माण विभाग की टीम भी पहुंची थी और उसी समय एक टेक्निकल टीम भी गठित की गई थी और एक सप्ताह के भीतर टेक्निकल टीम द्वारा विभाग को रिपोर्ट देने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन आज तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं हुई है। लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने 2 बार भवन का सर्वे कर लिया है और फैब्रिकेटेड कमरों के मेजरमेंट के लिए यहां पर सिंचाई विभाग की टीम भी पहुंची थी। भूगर्भ विभाग की टीम की रिपोर्ट के अनुसार यह भूमि मजबूत और स्थिर है। जिस दिन ये बिल्डिंग टूटी थी उस दिन प्रशासन के एसडीएम साहब आए थे, तहसीलदार साहब आए थे, खंड शिक्षा अधिकारी महोदय आए थे, लगभग सभी जनप्रतिनिधि जो हमारे यहाँ पे पहुँचे थे। कुछ दिनों बाद हमारे विधायक साहब भी यहाँ पे आए थे। उन लोगों के द्वारा आश्वासन ही दिया गया, लेकिन उसके बाद कार्रवाई तो कुछ फलित हुई नहीं। हम लोगों ने भी काफ़ी प्रयास किया। पहले तो भूगर्भ की टीम आए, उनके द्वारा भी 6 महीने बाद एक रिपोर्ट दी गई और रिपोर्ट में ये कहा गया कि यहाँ की जो ज़मीन है वो स्थिर है, तो और जो बिल्डिंग टूटने का कारण है उसके मटेरियल वगैरह बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन पे निर्भर किया था, एक और पुरानी बिल्डिंग होगी। विधायक जी के द्वारा भी हमारे लिए फैब्रिकेटेड रूम देने की आश्वासन दिया गया था और उसके बाद जो मलबा निस्तारण है इसके बारे में भी एक आश्वासन दिया गया था। तो पत्राचार होने के बावजूद अभी तक तो इस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं। हाँ, फैब्रिकेटेड हाउस के लिए हमारे पास सिंचाई विभाग से आए थे जो यहाँ की नापतोल करके मेजरमेंट करके ले गए हैं। हमारे विभागीय अधिकारियों का संपर्क जरूर था उनका हमसे, हमेशा हमारे गैरोला जी फ़ोन से निर्देशित करते रहते थे, लेकिन उनको संभवतः यहाँ पर अभी तक तो आई नहीं कभी सर, क्योंकि बैठने के लिए भी बड़ी दिक्कत होती है। हम लैब में व्यवस्थित कर रहे हैं और छात्र संख्या हमारे यहाँ लगातार बढ़ती जा रही है। पिछले साल 210 थे, इसमें 221 के आसपास हो गए और भी कई बार हमको रोकना पड़ जाता है कि देखो हमारे पास बैठने की व्यवस्था है नहीं, तो कभी हम लैब में बिठा रहे हैं, कभी आपने यहाँ से 50 मीटर दूर दूसरे ब्लॉक में, जिससे पढ़ाई थोड़ा बाधित हो जा रही है। तो आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन करना चाहूँगा मैं कि जितना जल्दी हो सके हमारे इस विद्यालय का निर्माण हो जाए, कुछ बिल्डिंग्स बन जाए, रूम बन जाए, जिससे हमारी पढ़ाई सुचारू रूप से हो जाए। और इस विपरीत परिस्थिति में भी हमारे इस विद्यालय की छात्र ने उत्तराखंड की मेरिट लिस्ट में इस साल भी नाम अपना दर्ज करवाया और हर बार हमारे स्कूल से इस प्रकार से नाम दर्ज होता रहता है। लेकिन जैसे जैसे इन परिस्थितियों के कारण उस पर प्रभावित हो सकती पढ़ाई और होती है कई बार। और एक छात्र हमारा इस बार IIT के एडवांस तक भी सिर्फ उसने इसी इंटर करते ही पहुंच गया, जो हमारे लिए बड़ी गर्व की बात है। तो मैं निवेदन है आप लोगों के माध्यम से कि कोई भी जिस प्रकार से जो सहयोग कर सकते हैं, जनप्रतिनिधि हैं, हमारे विधायक महोदय हैं, हमारे अधिकारीगण हैं, कि छात्र को देखते, उनके छात्र हित को देखते हुए विद्यालय के लिए कुछ न कुछ जल्दी से जल्दी जो शीघ्र सहयोग कर सकते हैं करने की कृपा करेंगे। राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज थराली ये सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय है इस क्षेत्र का, पूरे तहसील का सबसे महत्वपूर्ण विद्यालय है और यहाँ पर लगभग तहसील के हर क्षेत्र, हर गांव से जो है विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं। विगत 12 सितंबर 2023 को विद्यालय का भवन जो है वो गिर गया था। उसमें ईश्वर की कृपा रही कि उसमें कुछ ऐसा हादसा नहीं हुआ, क्योंकि स्कूल की छुट्टी होने के ठीक आधे घंटे बाद जो है ये हादसा हुआ था। उसके बाद जैसे विद्यालय भवन गिरा तो सब सूचना दी गई, प्रशासन को सूचना दी गई। त्वरित में प्रशासन SDM साहब यहाँ पर आए, तहसीलदार साहब आए और आपके शिक्षा विभाग के अधिकारी आए। तो उस समय उन्होंने पहला काम तो ये किया कि चलो बैरिकेडिंग कर दी कि यहाँ पर जो है खतरा है। उसके बाद उसी समय उन्होंने
एक टेक्निकल टीम गठित की। टेक्निकल टीम PWD की एक टेक्निकल टीम गठित की और कहा कि विद इन 1 सप्ताह में टेक्निकल टीम इसकी रिपोर्ट देगी कि क्या यह विद्यालय सुरक्षित, जो बचा हुआ है वो सुरक्षित है या नहीं है, और इस किस कारण से जो है ये विद्यालय क्षतिग्रस्त हुआ है। और साथ ही साथ भूगर्भ के लिए भी जो है, भूगर्भ की रिपोर्ट के लिए भी एक लेटर बनवाया गया जो स्कूल की तरफ से बने। भूगर्भ की रिपोर्ट तो आ चुकी है भूगर्भ विशेषज्ञों की। उसके अनुसार उन्होंने कहा कि जहाँ पर एक विद्यालय भवन बना हुआ है वो जगह बिल्कुल जो है स्थिर है, मजबूत है चट्टान में, लेकिन जो उसका ढांचा था हो सकता है उसमें कुछ दिक्कत रही हो, पुराना हो गया था, 40-42 साल हो गए थे, ढांचे में दिक्कत के कारण जो है वो है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत। लेकिन खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 साल हो गए हैं और सबसे नज़दीक यहाँ पर मुश्किल से 200-300 मीटर की दूरी पर लोक निर्माण विभाग का ऑफिस है। लोक निर्माण विभाग की टीम गठित 1 साल पहले कर दी गई थी। 1 साल से अभी तक लोक निर्माण विभाग ने रिपोर्ट नहीं दी है। अभिभावक संघ हम लगातार लोक निर्माण विभाग के चक्कर काट रहे हैं। हर हफ्ते हम उनसे कह रहे हैं कि आप रिपोर्ट दे दीजिए, तो वहाँ ये हो रहा है कि कभी एक जेई करेंगे नहीं, वो दूसरे जेई रिपोर्ट देंगे, दूसरे जेई करेंगे नहीं, फिर वो एई साहब देंगे, एई साहब करेंगे, वो ट्रांसफर हो गया, दूसरे एई साहब देंगे, और ऐसे ऐसे करके जो है 1 साल के बाद भी अभी उनकी टेक्निकल रिपोर्ट, जो मुश्किल से 4 लाइन की एक रिपोर्ट होती है कि क्या यह भवन पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त किया जाए या जो बचा हुआ है वो ठीक है या रिपेयरिंग किया जाए, इसकी एक रिपोर्ट देनी है उन्होंने। वो रिपोर्ट अभी तक नहीं आई। जब वो रिपोर्ट आएगी तभी मलबा भी हटेगा, तभी जो क्षतिग्रस्त भवन है उसकी रिपेयरिंग होगी या जितने भी कमरे डैमेज हुए हैं उनका मलबा हटाया जाएगा और उस भवन को ठीक किया जाएगा। उस रिपोर्ट पर निर्भर है पूरी तरफ से। वो रिपोर्ट आएगी तभी आगे की कार्रवाई। और विभागीय हमारे सीओ साहब से बात हुई थी, सीओ साहब का भी कहना है कि जब तक टेक्निकल टीम की रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक हम भी इसको आगे नहीं बढ़ा सकते हैं, चाहे नए भवन के लिए हो या मरम्मत के लिए हो। उसके बजट का प्रावधान तभी होगा जब टेक्निकल टीम की रिपोर्ट आएगी, लेकिन अभी तक टेक्निकल टीम की रिपोर्ट नहीं आ पाई है 1 साल से।